एनडीआरएफ के जवान को सब कुछ करना होता है। उन्हें पहाड़ों पर जाके भी रेस्क्यू करना है, उन्हें पानी में भी रेस्क्यू करना है। हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से इन जवानों की स्विमिंग की ट्रेनिंग होती है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर अंडर ट्रेनिज जवान है और स्विमिंग की ट्रेनिंग इनकी करवाई जा रही है। लगभग 35 दिन की ये ट्रेनिंग होती है, 1 महीने से ज़्यादा की। और कई जवान ऐसे आते हैं जिनको स्विमिंग नहीं भी आती, उसके बावजूद उन्हें इस तरह से इतनी दक्षता से साथ ट्रेन किया जाता है कि वो फिर आपदा की किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार होते हैं, सजग होते हैं। हमारे साथ नीरज सिंह जी हैं, डिप्टी कमांडेंट। उनसे और बात करते हैं। सर, आप स्विमिंग तो सभी लोग लगभग करते हैं, हम लोग भी जानते हैं थोड़ा बहुत बेसिक, लेकिन एक जवान की ट्रेनिंग किस तरह से अलग होती है? जो एनडीआरएफ का जो जवान है उसकी ट्रेनिंग अगर हम नॉर्मल एक सिविलियन से अगर तुलना करते हैं तो काफ़ी तरह से डिफरेंट है, क्योंकि जो एनडीआरएफ की जो ट्रेनिंग है उसमें विभिन्न तरह की टेक्निक्स हैं, कुछ गाइडलाइंस हैं, सर्टेन हमारे जो इंस्ट्रक्टर्स हैं उनकी देखरेख में प्रॉपर तरीके से उनको ट्रेनिंग दी जाती है। 7 तरीके के जो हमारे ट्रेनिंग के पैटर्न हैं, किस तरह से एंट्री करना है, किस तरह से एग्जिट करना है, किस तरह से किसी रेस्क्यूअर को, किसी विक्टिम को निकालना है, वो सारे सर्वाइवल टेक्निक्स और ये सारी जो तरीके की जो ट्रेनिंग है वो एनडीआरएफ के जवान को दी जाती है। सर, आप अगर हम पानी की बात कर रहे हैं तो जो 35 दिन की ट्रेनिंग है उसमें कुछ ऐसा क्राइटेरिया भी होता है कि कितना डीप आप जा सकते हो या किन हालातों से आप निपट सकते हो? बिल्कुल, एनडीआरएफ के जो एक नॉर्मल जब जवान की एंट्री होती है तो उसको बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है, उसको एडीआरसी मॉड्यूल हम बोलते हैं। और उसमें हम कुछ सेलेक्टेड जो लॉट होते हैं उसमें हम अच्छे जो हमारे जो स्विमर्स निकल के आते हैं उनको हम डीप डाइवर्स के तौर पे उनको ट्रेंड किया जाता है। और वो हमारे जो गहराई है कोई 33 फीट है या 50 से 60 फीट तक की लगभग हम अलग अलग डिपेंडिंग अपॉन कुछ इंस्टीट्यूट हैं भारत में, हम वहाँ पे उनको स्पेशल ट्रेनिंग दिलाते हैं और उस तरह से उनकी जो ट्रेनिंग क्षमता है डीप में जाने की वो उसकी बढ़ाई जाती है। उसका टाइम अलग होता है? जी, वो ट्रेनिंग ही अलग होती है। बेसिक ट्रेनिंग से वो स्पेशल ट्रेनिंग में एडवांस ट्रेनिंग हो जाती है, डीप डाइवर्स ट्रेनिंग। तो उसके लिए हम कोलकाता में भी कराते हैं, जहाँ लगभग 33 फीट के अप्रॉक्स वो अपना जवान एक ट्रेनिंग लेता है कि किस तरह से 33 फीट डीप जाना है, तो उस तरह से। जी ठीक है। सर, एक सवाल ये भी था कि अब क्योंकि जब आप जाते हो रेस्क्यू के लिए, कई बार पानी बहुत अलग होता है, बहुत मडी वाटर होता है अगर किसी लैंडस्लाइड का है या पहाड़ों का पानी है। कई बार टेम्परेचर बहुत अलग होता है, हालात बड़े अलग होते हैं। इन सब अलग अलग चीज़ों के लिए भी ट्रेन किया जाता है? डेफिनेटली। देखिए, जब भी कोई भी कंडीशन होगी, किसी कंडीशन, सभी कंडीशन अलग अलग तरह की हमें एक रेस्क्यूअर को मिलती है। कभी पानी क्लियर हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम आप देखेंगे तो मडी वाटर और इस तरह का वाटर होता है जिसमें जवान को रेस्क्यू करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो उसके लिए जो हम स्पेशल जो ट्रेनिंग चलाते हैं उसकी जो ट्रेनिंग और गाइडलाइंस है उनको जो पालन करता है उसी के थ्रू वो एक सक्सेसफुल अपना काम को अंजाम देता है। सर, नीचे जब जाता है कोई ड्राइवर पानी के नीचे, तो हालात किस तरह से बदलते हैं, वो हालात किस तरह के हो जाते हैं अगर हम आम भाषा में समझे तो? देखिए, बेसिक सी चीज़ है, अगर जब नीचे जाएगा एक पर्टिकुलर एक वाटर लेवल से जब नीचे जाता है कोई भी, तो उसके लंग्स हैं या नोज़ हैं, आइज़, इन सब पे एक विपरीत प्रभाव पड़ता है। और जो ट्रेनिंग जो दी जाती है वो ट्रेनिंग के बाद वो एक पर्टिकुलर लेवल पे उनको सहन करने की बार बार वो उसके लिए ट्रेंड हो जाता है। जी ठीक है। तो ये आप ट्रेनिंग देख रहे हैं, 35 दिन की ट्रेनिंग ये होती है। उसके बाद अगर वो सिलेक्ट होते हैं आगे के फेज के लिए तो वो भी लगभग 6 हफ्तों की वो भी ट्रेनिंग होती है। लेकिन कुल मिलाकर बात यही है कि आप देखिए, ये जो वो जवान हैं, इनमें से कई ऐसे हैं जिन्हें शायद स्विमिंग शुरू में आती भी नहीं है, लेकिन यहाँ से वो आगे बढ़ते हैं उस काम के लिए जिसमें उन्हें स्विमिंग सीखनी होती है। ना सिर्फ सीखनी होती है बल्कि वो एक्सपर्ट बनते हैं, ताकि जब भी इस तरह की कोई मुसीबत आए तो वो तमाम जिंदगियों को आसानी से बचा पाएं। ठीक है, हमारे साथ इंस्पेक्टर वीरेंद्र हैं जो कि यहाँ पर ट्रेनर भी हैं और ये बता रहे हैं कि किस तरह की टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं हम रेस्क्यू के वक्त। जी सर, बताइए। और साथ साथ हम डेमो भी दिखाते जाएंगे। जी सर, ये सबसे पहले जो हम आपको एंट्री बताएंगे वो बताएंगे स्लाइड इन।
तो स्लाइड इन हम तब करते हैं सर जब वाटर अननोन है। अभी आपको स्विमिंग पूल में तो ये क्लियर वाटर दिख रहा है, लेकिन जब बाढ़ जैसी हालात में आपको ऐसा वाटर देखने को नहीं मिलेगा। वहाँ पे वाटर गंदा होगा, डर्टी होगा, उसमें डस्ट भी होगी, तो वहाँ पानी कितना गहरा है ये पता लगा पाना मुश्किल है। तो उसके लिए एक बेसिक एंट्री करते हैं हम, जिसको बोलते हैं स्लाइड एंट्री। इसका डेमो आपको दिखाएंगे। इसके लिए रेडी गो स्लाइड एंट्री के लिए, ठीक है। आप दिखा सकते हैं यहाँ पे ये नीचे बैठे, अब धीरे से ये पता लगाएंगे। इनके जहाँ पे पैर लगेंगे उनको पानी की गहराई का मालूम हो जाएगा। तो इससे क्या है, हमारे जो रेस्क्यूअर को चोट लगने की कोई संभावना है। और 3 स्टेप में नीचे जाते हैं। 3 स्टेप में नीचे जाएंगे। अगर सिंगल है तो ऐसे ही जा सकते हैं, 2 है तो अगर डेमो के पर्पज से हम क्या है काउंट करके भी जा रहे हैं। ये सिखलाई के तौर पे हमारे जो नए रेस्क्यूअर है उसको सिखाने के लिए सर। अभी आपको दूसरा तरीका बताएंगे। अब आप बाहर आ जाइए। इससे बेसिकली पानी कितना गहरा है गहरा है, सतह ढूंढने की कोशिश करते हैं। जी, सतह ढूंढने की कोशिश करते हैं कि इसकी गहराई कितनी है, और उस हिसाब से आगे का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको बचाना है किसी की लाइफ को, तो इस तरीके से हम बचा सकते हैं। दूसरा है सर, पानी की हमें पता नहीं है। पानी पता है और पानी कम गहरा है ये भी पता है। तो उसके लिए स्टेप इन दूसरी एंट्री है। तो स्टेप इन का यहाँ पे डेमो देखेंगे। रेडी स्टार्ट। ये आपने देखा है कि यहाँ पे पानी की गहराई कम है और टाइम भी कम है। तो इस प्रकार से जाएंगे तो हमें टाइम भी कम लगेगा, गहराई भी कम है, और गहराई की वजह से क्या है, अगर हम दूसरी कोई डाइव मारते हैं तो चोट लगने की संभावना ज़्यादा रहती है। एक सवाल ये है कि अगर पानी का हमें पता है, मतलब कि पानी कैसा है, दिख रहा है, गहराई दिख रही है, जी जी तो हम कैसे भी उतर सकते हैं। स्टेप इन ही क्यों करना है? सर, स्टेप इन में आपने पहले देखा होगा, स्लाइड इन हमने किया था जिसमें गहराई पता नहीं थी, तो उसमें टाइम लग रहा था। और जो डूब रहा है, कोई भी युवक या कोई भी डूब रहा है, तो उसको क्या है, समय की इम्पोर्टेंस उसके लिए बहुत ज़्यादा है। उसको कम से कम समय में हमने बचाना है। तो हम स्लाइड इन ना करके सीधा स्टेप इन करेंगे, क्योंकि हमें गहराई पता है और पानी विजिबल भी है, सारी चीज़ें पता है। तो स्टेप इन का सारा इसमें लेते हैं। मतलब इस पूरी लर्निंग में टाइम मैनेजमेंट भी है कि कैसे एक एक सेकंड कीमती होता है। तीसरा सर आप बता रहे थे। जी सर, तीसरा सर कॉम्पैक्ट जंप, ठीक है। कॉम्पैक्ट जंप जब हम तब लगाते हैं, कोई रेस्क्यूअर, 1 मिनट, रेस्क्यूअर वहाँ जाइए। कोई मान लीजिए कि ये कोई विक्टिम है जो कि जिससे हमें बचाना है। अब हमें उनसे आई कांटेक्ट नहीं तोड़ना है। आई कांटेक्ट, क्योंकि इसका ऐसी अवस्था में कभी भी नीचे जा सकता है, तो आई कांटेक्ट नहीं तोड़ना है। तो इस प्रकार हम क्या है, कॉम्पैक्ट जंप का इस्तेमाल करेंगे। उसका सर डेमोस्ट्रेशन अभी दिखाएंगे। रेडी अप। अभी आपने देखा होगा दोनों के सिर ऊपर ही हैं और उन्होंने आई कांटेक्ट विक्टिम से तोड़ा नहीं है। तो इस प्रकार से दोनों जो हमारे लोग हैं वो इसको बचा के ला सकते हैं। शाबाश, बहुत बढ़िया। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। एक आप कह रहे थे कि एक डाइविंग होती है जिसमें जवान को भी बहुत ख्याल रखना पड़ता है जी, कहीं उसको भी चोट ना लग जाए। हाँ, इसमें सर एक डीप डाइविंग होती है। अगर आपको पानी की गहराई नहीं पता है, क्योंकि उसको सर हेड नीचे करके अंदर जाना होता है। अगर आपको गहराई नहीं पता है तो उसके सर में चोट लगने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि पानी अगर गंदा है, आपको पता नहीं है क्या ऑब्जेक्ट उसमें है, तो उसके सर पे चोट लगने की बहुत ज़्यादा संभावना है सर। फ्लड सिचुएशन में सबसे ज़्यादा कौन से टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं? फ्लड सिचुएशन में सर जैसे जैसे सिचुएशन जैसे मैंने बताया, अगर पानी की गहराई पता है तो हम स्टेप इन का इस्तेमाल करेंगे। गहराई नहीं पता है तो हम स्लाइड इन का इस्तेमाल करेंगे। आई कांटेक्ट बना के रखना है तो कॉम्पैक्ट जंप का। और पानी गहरा है ये भी पता है, विजिबल है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सर हम सैलो डाइव या डीप डाइव का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लर्निंग आसान नहीं है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि टाइमिंग का भी ख्याल रखते हैं। एनडीआरएफ का एक जवान बाकी सेना के जवानों से काफी अलग होता है। वो ना सिर्फ जान बचाता है, रेस्क्यू करता है, बल्कि उसके साथ साथ बाकी ट्रेनिंग के साथ साथ वो ये भी जानता है कि अगर कोई विक्टिम उसे मिला है तुरंत, तो कैसे मेडिकली उसको रिवाइव करना है, कैसे उसको फर्स्ट एड देना है। यहाँ पर हम आपको एक डेमो दिखा रहे हैं कि कैसे, मान लीजिए कि ये सारे जवान हैं, उन्हें ये पहला विक्टिम मिला है किसी कंडीशन में, और हमारे साथ साथ मलिक नसीर जी हैं जो कि बताएंगे कि क्या कुछ, किस तरह से जब पहला विक्टिम मिलता है उस कंडीशन में क्या कुछ उसमें चेक किया जाता है ताकि उसके बॉडी को कोई और नुकसान ना होने पाए ड्यूरिंग रेस्क्यू। सर,
अभी सबसे पहले हम यही समझ रहे हैं कि हम किसी जगह पहुंचे हैं, कोई कंडीशन है और वहाँ पर ये हमें पहला विक्टिम मिला है, क्या क्या करेंगे आप? जी, जब भी हमें कोई मैसेज जब भी हमें कोई भी मैसेज किसी भी विक्टिम के बारे में मिलती है, किसी घटना के बारे में, तो हमारी जो मेडिकल टीम है वहाँ पे लोकेशन पे पहुँच जाती है, जो कि 6 लोगों की टीम होती है, जिसमें 1 लीडर और 5 उसके साथ जो असिस्टेंस देते हैं। तो विक्टिम का सबसे पहले ABC जो होता है, एयरवे ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन चेक किया जाता है। उसके बाद विक्टिम को पूरा हेड टू टो चेक किया जाता है कि क्या कहीं फ्रैक्चर तो नहीं हो रहा है, ब्लीडिंग तो नहीं है, या कोई भी इमीडिएट जो चीज़ है जिसको हमें इमीडिएटली एसेस करने की ज़रूरत है, ताकि इन द फ्यूचर टाइम जब हम इसको यहाँ से कैरी कर रहे हैं हायर सेंटर के लिए फॉर ट्रीटमेंट या फर्दर असेसमेंट के लिए, तो उस दौरान जर्नी पीरियड में कोई भी उसकी इंजरी जो है वो बढ़े ना, उस चीज़ को हम यहीं पे स्टार्ट करते हैं। तो आप ये इसको देख सकते हैं। हम साथ साथ करते हुए रहते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जो टीम का लीडर है, मतलब ही इज़ एक यहाँ आ रहा है, तो इसके हेड से टो इसको एसेस कर रहा है, तो वो देख रहा है कि मैं उसको एसेस मतलब लग रहा है कि सस्पेक्टेड स्पाइनल इंजरी है, हेड में है। तो स्पाइनल इंजरी जो स्पाइन में है, तो इट कैन बी प्रूव लीथल अगर इसको यहाँ पे स्टेबलाइज या इसको क्लोज यहाँ पे तरीके से ना रखा जाए। अदरवाइज कैरेज के दौरान, ट्रांसफ़र के दौरान उसको ये इंजरी अगर प्रॉपरली यहाँ स्टेबलाइज नहीं किया तो फर्दर डैमेज हो सकता है। तो ही इज़ अप्लाइंग सर्वाइकल कॉरल जो है, ये असेसमेंट की जाती है अकॉर्डिंग टू नेक ऑफ साइज, वो देख बिकॉज दे हैव अ टेक्निक कि फिंगर काउंटिंग के हिसाब से ये अपना कॉलर इसको चेक कर लेते हैं कि इस नेक में कितना कॉलर, इसका कितना साइज है। नाउ दे हैव अप्लाइड एक नेक कॉलर किया, तो इससे क्या हो गया, इसकी जो सर्वाइकल इंजरी सस्पेक्टेड थी वो स्टेबलाइज हो गई ज्यूरिंग कैरेज, ज्यूरिंग लिफ्टिंग, ज्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। वो अब फर्दर डैमेज से हम उसको बचा सकते हैं। साथ साथ में ये अपर एक्सट्रीमिटीज से लेके नीचे लोअर तक इन्होंने पूरा बॉडी का असेसमेंट किया, कहीं बोनी इंजरी तो नहीं है, कहीं ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। तो साथ अब ये लोअर लंब में सस्पेक्ट कर रहे हैं कि एक फ्रैक्चर है, इनको लग रहा है कि फ्रैक्चर है, स्वेलिंग है और थोड़ा डिफॉर्मिटी लिम्ब की है। तो अब उस बॉडी को ये सिप्लिन, एक तो नीचे लोअर लिम्ब को ये सिप्लिन लगा रहे हैं, साथ साथ में उसको स्टेबलाइज भी कर रहे हैं, जो कि जो मल्टीपल आप देख रहे हैं ये टॉर्निकेट, ये जो बैंड्स है ये लगा रहे हैं। सर आप कई अलग अलग कंडीशन, जैसे मान लीजिए कि कहीं आप फ्लड के लिए गए हैं तो उसमें शायद इंजरी अलग होती होगी, कहीं लैंडस्लाइड है उसकी इंजरी अलग होती है, कहीं अगर कोई कोलैप्स है उसकी इंजरी अलग होती होगी। अलग अलग इंजरी के हिसाब से भी ट्रेनिंग होती है? बिल्कुल 100% आपने जो कहा सही है। जैसे कि कोलैप्स स्ट्रक्चर्स में हमारे ज़्यादातर क्रश सिंड्रोम, फ्रैक्चर्स, हेड इंजरीज, स्पाइनल इंजरीज, बोनी इंजरीज या कंपार्टमेंट सिंड्रोम होते हैं। अगर किसी भी स्ट्रक्चर के नीचे पेशेंट इंडिविजुअल जो विक्टिम है बहुत देर तक फंसा रहा तो कंपार्टमेंट सिंड्रोम होता है, मतलब होने के चांसेस होते हैं। तो ये उसमें वाले में कोलैप्स। ड्राउनिंग में जाएंगे तो आपका इनहेलेशन ब्रीदिंग वाला जो हो जाता है, ड्राउनिंग वाली जो है बेसिकली वो हो जाती हैं। प्लस हेड इंजरीज उसमें भी हो सकती है, लिम्ब फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। फिर है CBRN रिलेटेड अगर चीज़ें हैं तो उसमें नर्व गैसेस हैं या सरफेस एजेंट्स हैं या रेडियोएक्टिव इंजरीज होती हैं। तो बहुत सारी डिफरेंट, हर एक सिनेरियो में डिफरेंट डिफरेंट इंजरीज है और हर एक को डिफरेंट तरीके से ट्रेनिंग जितने भी जवान आ रहे हैं सबको ट्रेनिंग दी जा रही है या फिर किसी का कुछ और है, किसी का कुछ और है? नहीं, बेसिकली देखिए क्या है, NDRF आपको बेसिक ट्रेनिंग है वो क्या है? हाँ, बेसिकली NDRF आपको पता ही कि हमेशा आपदा के साथ ही मतलब जुड़ा है। तो जो भी इंडिविजुअल इरेस्पेक्टिव ऑफ रैंक, इरेस्पेक्टिव ऑफ क्वार्टर, जो भी इंडिविजुअल NDRF में आता है ऑन डेप्यूटेशन, तो मेडिकल फर्स्ट रेस्पॉन्डर कोर्स एक होता है जो कि 4 वीक्स का होता है और सबको करना पड़ता है। दैट इज मैंडेटरी फॉर एवरी पर्सन बिकॉज वी हैव टू डील, हर दिन हमें आपदा के साथ सामना करना पड़ता है। जो MFR में, बेसिक MFR में जो अच्छे स्कोर करते हैं उन्हीं लोगों को हम यहाँ एडवांस स्कोरिंग के लिए यहाँ बुलाते हैं। ये 8 वीक्स का होता है और इसमें जो हमारी जो कैजुअलिटीज़, जो ऑन फील्ड कैजुअलिटीज़ को जो फर्दर मेडिकल असिस्टेंस की ज़रूरत होती है,
जज तो हमने कर लिया, वो MFR वाला भी कर लेगा, लेकिन जो फर्दर एक केयर देना है जब तक वो किसी टर्शरी केयर या हायर सेंटर तक पहुंच जाए, वो चीज़ें IV लाइन लगाना, इंट्यूबेशन करना, सिप्लेंट लगाना, ये स्यूचरिंग करना, कोई भी इंजेक्टेबल दे देना, ये चीज़ों को हम इनको यहाँ पे सिखाते हैं। सर ये तो बात रही कि आप किसी विक्टिम को किस तरह से संभाल रहे हैं, एक जवान को भी क्या कुछ ख्याल रखना होता है उन कंडीशंस में, उन नेगेटिव कंडीशंस में, उन्हें किस तरह क्या क्या बताया जाता है? डेफिनेटली, क्योंकि जब तक जवान खुद सुरक्षित है तभी वो किसी को वहाँ अपना मतलब ट्रीटमेंट या कोई असिस्टेंस या कोई काम कर सकता है। तो हम सबसे पहले कहते हैं कि फर्स्ट प्रायोरिटीज कि हम आप एक ट्रेन्ड पर्सन को वहाँ पे खोना नहीं चाहते हैं, किसी भी तरीके की उसकी इंजरी या किसी भी तरीके से वो अपना अगर, तो उनको डूज एंड डोनट सिखाया जाता है कि क्या तुम्हें करना है जब तक तुम्हें क्लियरेंस ना मिले। अगर गैस टाइप का है तो जब तक आपको पता ना चले कि कौन सी गैस है, क्या एंटीडोट है उसका, तब तक उस एरिया में नहीं घुसेंगे। और कोलैप्स स्ट्रक्चर है, जब तक जो हमारा जो बेसिक टीम रहता है वो आपको क्लियरेंस नहीं देता है कि नहीं ये चीज़ अब खतरा नहीं है, इसमें आप इस जगह पे जा सकते हैं, विक्टिम को ला सकते हैं, विक्टिम को स्टेबल कर सकते हैं। तो बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं। ड्राउनिंग में है तो ड्राउनिंग में विदाउट सेफ्टी गार्ड तो हमेशा रहता है हर जगह, इसमें लाइव मतलब जैकेट्स रहते हैं हर जगह, साथ में रहते हैं, हेलमेट्स रहते हैं, ये चीज़ें रहती हैं। तो अपनी सुरक्षा तो सबसे पहले उसी, तभी तो वो कुछ कर पाएगा वहाँ पे। सर टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये जो हमने पूरा प्रोसेस देखा, कुछ इसकी टाइम लिमिट भी है कि इतने टाइम में आपको खत्म करना है, निकलना है वहाँ से? बेसिकली क्या है कि टाइमिंग आपने कहा सही है, बहुत मतलब करेक्ट है कि क्रिटिकल है कि टाइमिंग है कि हमें लॉस टाइम नहीं करना है। यूजुअली क्या है कि जितने से जितना जल्दी आप असेसमेंट, तो मैं ये नहीं बता सकता एग्जैक्ट टाइम, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि विद इन 4 to 5 मिनट्स हम उस कैजुअलिटी को वहाँ से, अगर एक्सेस हमारा क्लियर है, हमारा आना जाना क्लियर है। कभी कभार क्या होता है कि हमारा ट्रैप्ड विक्टिम है, कन्फाइनमेंट एरिया हम उसको कहते हैं, कि हमारा एक्सेस उसकी तरफ बॉडी को निकालने के लिए नहीं होता है, विक्टिम को निकालने के लिए नहीं, तो उससे पहले जब थोड़ा सा हमारा उसके साथ कांटेक्ट हो जाता है तो हम किसी भी मतलब तरीके से वहाँ पहुँचना सुनिश्चित करते हैं और उसको वहीं पे अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं, ताकि वो जो पीरियड जब तक उसका एसेस मिल जाए, डैमेज ना हो जाए और कंडीशंस वो मतलब विक्टिम से One to left, rescuers, move the patient, left side, move. अब आप देख रहे हैं इन्होंने पेशेंट को स्टेबलाइज किया, ऑक्सीजन यहाँ पे लगाया, नेक उसकी सपोर्ट की विद स्पाइन जिस कॉलर, और वो आप पेशेंट को इवैक्यूएट कर रहे हैं एम्बुलेंस तक या हायर सेंटर के लिए। तो ये एक पूरा तरीका है कि आप सिर्फ उस जगह पर पहुंचकर रेस्क्यू नहीं करते, आप ये भी इंश्योर करते हैं कि अगर कोई इंजर्ड है, खासकर क्रिटिकली इंजर्ड है, उसको चोटें ज़्यादा हैं, तो उसकी चोटें बढ़ने ना पाए, उसका दर्द बढ़ने ना पाए, और अगर उस समय उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो वहीं के वहीं ये ट्रेनिंग दी जाती है कि आप कैसे उसे सांस उसको दिलवा सकते हो, उसको रेस्पिरेशन कैसे कर सकते हैं। तो ये तमाम सारा ट्रेनिंग का हिस्सा है और यही वो ट्रेनिंग है जो NDRF के हर एक जवान को बेहद खास बनाती है। सबसे महत्वपूर्ण ये टेक्निक होती है, इसे आप कई जगह देखते हैं, कहीं पर अगर किसी ऊंचाई पर कोई विक्टिम फंसे हुए हैं तो उनको इसी रोप रेस्क्यू टेक्निक से रेस्क्यू किया जाता है। कहीं अगर बाढ़ आई हुई है और कोई ब्रिज कोलैप्स कर गया है तो नदी के एक तरफ से दूसरी तरफ भी इसी टेक्निक के जरिए लेकर आते हैं। हमारे साथ राजू रॉय जी हैं, SI हैं, उनसे भी समझते हैं कि किस तरह से टेक्निक काम करती है और किन किन बातों का इसमें ख्याल रखा जाता है, किन सिचुएशंस में इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। देखिए जैसे कि अगर बाढ़ आती है, जनरली बाढ़ है, अगर लैंडस्लाइड आता है पहाड़ी इलाकों में, तो ऊपर से नीचे अगर लोग फंसे हुए हैं तो ऊपर से नीचे लाने के लिए हम ये रोप रेस्क्यू का इस्तेमाल करते हैं। और अगर किसी हाई राइज बिल्डिंग है, कहीं आग लग गई है बिल्डिंग में, हाई राइज बिल्डिंग है, अगर वहाँ से हमें विक्टिम को इवैक्यूएट करके नीचे लाना है तो उस कंडीशन में हम इन रोप रेस्क्यू का इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत ऐसे कारण हैं जहाँ पे हम रोप रेस्क्यू का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला स्टेप था कि नीचे से एक जवान उसमें से चढ़ते हुए ऊपर जाता है। ये जो चढ़ना है, ये कितनी हाइट तक आप लोग मेजर कर सकते हैं कि ये इतना तो हम चले जाएंगे और बाकी ये हमारी लिमिट है, इसके आगे हम नहीं जा पाएंगे? सर जैसे कि हाई राइज बिल्डिंग मैंने बोला कि अभी जैसे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनती है
तो 10 मंजिले 12 मंजिले उससे भी ज़्यादा अगर इमरजेंसी हो तो उस तरह की कंडीशन है तो हम लोग उसमें बैलेंस क्लाइंबिंग के थ्रू जो है चढ़ते हैं। अगर ज़्यादा हाई राइज बिल्डिंग है तो फिर उसमें हेली ड्रॉप होता है, तो उस वहाँ से फिर हम विक्टिम को जो है जो भी ट्रैप बंदे होते हैं तो वहाँ से हम लेके फिर नीचे आते हैं उनको। पहला मकसद होता है कि उस पॉइंट तक पहुंचना जहां से आपको रेस्क्यू करना है। यहाँ से आप चढ़ के गए, पहुंच गए, फिर वहां पर क्या करते हैं? जब हम सर वहाँ पे पहुँचते हैं तो सबसे मेन काम हमारा होता है कि अपने रोप को एंकर करें। रोप को एंकर इसलिए किया जाता है कि जो हमारी सेफ्टी है और जो हम विक्टिम को नीचे ला रहे हैं उनकी सेफ्टी है। तो जब तक हमारा रोप एंकर नहीं होगा सही तरीके से तब तक हम उस रोप के माध्यम से ना तो किसी को नीचे से ऊपर ला सकते हैं या ना ऊपर से नीचे हम उस व्यक्ति को ला सकते हैं। तो सबसे मेन काम हमारा मेन फोकस होता है अपने रोप को सही तरीके से एंकर करना। आप लोग कई बार ऐसे रेस्क्यूज में गए होंगे, बीच में नदी बह रही होगी और वहां से जब आप इसमें बांध कर स्ट्रेचर में आप जब भेजते हैं विक्टिम को तो वो घबराता नहीं है? उस समय क्या बातचीत होती है उस विक्टिम से, क्या कहता है? हाँ, कभी कभी ऐसा कंडीशन आता है जिसमें लोग पार तो करना चाहते हैं कि हम आपदा में फंसे हुए हैं तो हम दूसरी तरफ जाएं, लेकिन जब उनको हम रोप के माध्यम से भेजने की कोशिश करते हैं तो काफ़ी घबरा जाते हैं कि हो सकता है वो उनको लगता है कि कहीं रोप बीच में टूट ना जाए, ब्रेक ना हो जाए, हम नीचे पानी में ना बह जाए। तो उनको हम ठाठस दिलाते हैं और अपने ऊपर भरोसा दिलाते हैं कि हम आपके साथ हैं, हम किसी भी कंडीशन में आपको हम किसी प्रकार का नुकसान नहीं होने देंगे, हम अपने ऊपर जोखिम उठा लेंगे लेकिन आपको हम सेफ्टी से रिवर क्रॉसिंग करवाएंगे। तो यही होता है। किन कंडीशंस में इस सेटअप को करना सबसे मुश्किल होता है? अब कंडीशन तो सर अगर जैसे लैंडस्लाइड वगैरह आता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमें उस तरह का उपयुक्त संसाधन मिल नहीं पाता है, तो वहाँ पे फिर रोप को एंकर करना और फिर लोगों को रेस्क्यू करना थोड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि जब लैंडस्लाइड आता है तो ज़मीन दलदली हो जाती है और वहाँ पे कोई भी स्टेबल चीज़ को चूज करके और वहाँ से रोप रेस्क्यू करना थोड़ा उसमें कठिन होता है। तो फिर क्या करते हैं वैसे केस में? उस केस में फिर हम ना सर पर्सनल हमारे पास जो इक्विपमेंट होते हैं उन इक्विपमेंटों की मदद से हम एंकर करते हैं, जो कि आर्टिफिशियल एंकर होता है, उस एंकर की मदद से फिर हम लोगों को रेस्क्यू करते हैं सर। ठीक है, कुछ इसका टाइम फ्रेम भी होता है कि हम स्पॉट पर पहुंचने के बाद इतने टाइम में सब कुछ सेटअप कर लेंगे और फिर रेस्क्यू शुरू हो जाएगा? देखिए सर, ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, जैसा जहाँ का जैसा सिनेरियो होता है, जैसा कंडीशन होता है, उस हिसाब से फिर उसमें सर टाइमिंग लगती है सर। ठीक है, कितने जवान लगते हैं एक ऑपरेशन में? एक ऑपरेशन में सर जैसे कि एनडीआरएफ की टीम होती है सर, 47 की एक टीम होती है जो कि कैपेबल होती है किसी भी प्रकार के रेस्क्यू के लिए, तो वही 47 लोग जो होते हैं सर वो रोप रेस्क्यू भी करते हैं सर, अगर सीएसआर का ऑपरेशन है उसको भी करते हैं, सीबीआरएन का है तो वो भी करते हैं। तो जिस प्रकार की आपदाएं होती है सर 47 लोग जो है कैपेबल होते हैं किसी प्रकार के रेस्क्यू के लिए सर। और एक जवान अपनी सेफ्टी ऐसी कंडीशन में इंश्योर करे, वो क्या कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं? इसमें सर जो हमारे पर्सनल इक्विपमेंट होते हैं, जो हमारे पीपी होते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होते हैं, हम सर मेन उनका ध्यान रखते हैं। और दूसरा ये ध्यान रखते हैं कि जहाँ भी हम काम कर रहे हैं, जिस सिचुएशन में हम काम कर रहे हैं, वहाँ पे सबसे पहले अपनी सेफ्टी है। तो उन कंडीशन का सर जो कि हमारे ट्रेनिंग में सिखलाया जाता है अच्छी तरीके से, तो उसका सर हम पालन करते हुए अपनी सेफ्टी का ध्यान रखते हैं सर। ठीक है, तो एसआई साहब है राजू रॉय जी, बता रहे हैं किस तरह से ये काम करता है। और जाहिर तौर पर आपने भी ऐसी टेक्निक्स को कई बार हमारी खबरों में देखा होगा कि जहाँ पर लैंडस्लाइड होता है या फिर फ्लड लाइक सिचुएशन होती है, वहाँ पर किस तरह से इस टेक्निक के जरिए बचाया जाता है। लेकिन इसमें भी एक जवान के लिए भी बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। आप देखिए किस तरह से इनकी जो रस्सी होती है ये कितनी मोटी है, इसको लेकर जाना एक पॉइंट पर, उसको फिक्स करना, उस रोप का जो पूरा सिस्टम है उसे लगाना, खासकर उस दलदली ज़मीन पर, उस जगह पर जहाँ पर पानी बहुत फ्लो में बह रहा है, ये सब काफ़ी मुश्किल काम है। लेकिन इन सारी मुश्किलों से पार जो पा जाए वही एनडीआरएफ का जवान है। हम आपको एक लाइव डेमो दिखा रहे हैं कि किस तरह से जब कोई कॉल मिलती है एनडीआरएफ को किसी भी सिचुएशन की, तो वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं। यहाँ पर हम करने वाले हैं कि कोई बिल्डिंग कोलैप्स हुई है और उसके बाद एनडीआरएफ की टीम को कॉल मिली है, और अब कैसे देखिए जो टीम है उसका मूवमेंट होगा, कैसे वो स्पॉट पर पहुंचेंगे और फिर किस तरह से वो अपनी कार्रवाई को शुरू करेंगे। ये हमने एक डेमो लिया है जहाँ पर आप देखिए कुछ जो बिल्डिंग्स के पार्ट्स हैं वो दिखाई पड़ रहे हैं, और हम यहाँ पर इसे ऐसे ही ले रहे हैं कि यहाँ पर एक बिल्डिंग कोलैप्स हुई है और उसके बाद एनडीआरएफ को कॉल मिली है, और अब किस तरह से मूवमेंट एनडीआरएफ की टीम का हो रहा है वो आपको दिखाई पड़ रहा है। इस तरह से गाड़ियां पहुंचती हैं, उसके बाद उसमें से टीम उतरती है। अब यहां से आप इनकी तेजी देखिए इन जवानों की कि टीम आई है, फटाफट उतर रही है। अब यहाँ पर वो रुकेंगे, उनकी एक छोटी सी ब्रीफिंग होगी और उसके बाद वो तुरंत उस एरिया में पहुंच जाएंगे जहां पर कुछ भी कोलैप्स हुआ है, जिस इंसिडेंट की कॉल वहां पर गई है। अब देखिए किस तरह से जवान यहाँ गाड़ी से उतर रहे हैं, एक जगह
ये सब खड़े होंगे, इकट्ठा होंगे और फिर इनकी ब्रीफिंग दी जाएगी। उसके बाद ये सीधे स्पॉट पर पहुंच जाएंगे। बोरवेल में बच्चे के गिरने की कई घटनाएं हमने देखी हैं और उनमें सबसे बड़ा रोल एनडीआरएफ का ही होता है, ये भी हमने देखा है। लेकिन एनडीआरएफ किस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम देती है और खासकर ऐसे ऑपरेशंस को आम लोग भी बहुत तेजी से फॉलो करते हैं, देखते हैं कि आखिर उसमें टाइम पर क्या हो रहा है, बात कहां तक पहुंची, कितना नीचे तक रेस्क्यू ऑपरेशन का जो हिस्सा है वो पहुंच चुका है, कितना करीब बच्चे के पहुंच चुके हैं। लेकिन उस वक्त एक एनडीआरएफ का जवान किन किन दिक्कतों से गुजर रहा होता है, किन किन इक्विपमेंट्स का, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा होता है, वो आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ कांस्टेबल श्याम सुंदर जी हैं। आप पहुंच गए आप घटना स्थल पर, यहाँ ये बोरवेल है, हम दिखा रहे हैं एक डेमो के रूप में, बच्चा वहाँ फंसा हुआ है, क्या कुछ करेंगे आप पहले पहुंच? सर सबसे पहले जाते ही सर वहाँ पे जो पब्लिक गैदरिंग होती है वहाँ से सर साइड से दूर करते हैं ताकि बच्चे के ऊपर किसी तरह का मलबे का गिरने का कोई खतरा न रहे। सीन को सिक्योर करेंगे और सर बच्चे की इनिशियल नीड होती है सर ऑक्सीजन, क्योंकि जैसे जैसे सर हम डेप्थ में जाते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम होता चला जाता है। तो सबसे पहले सर हम बच्चे से उसको आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बाद ऑक्सीजन की सप्लाई को मेंटेन करते हैं सर। उसके बाद सर हमारे पास 2 वे कम्युनिकेशन वाला कैमरा होता है जिसको सर हम बोरवेल में बच्चे की सर स्थिति को जानने के लिए सर हम उसे, जैसे ये हमारे पास कैमरा और लाइट जी है। सर, इसे सर हम बच्चे की स्थिति के बारे में जानने के लिए हम इसे बोरवेल में इस तरीके से इंसर्ट करेंगे और इसे सर कंटिन्यू हम, हमारे पास ये इस तरीके का एक सेटअप तैयार होता है, मॉनिटर होता है जिसपे हम उसे कंटिन्यू मॉनिटर करते रहते हैं ताकि हमें बच्चे की स्थिति के बारे में पता चल सके। और जब हमने सर उसे एक बार देख लिया तो उसकी सिचुएशन को एनालिसिस करने के बाद हमारे पास जो इम्प्रोवाइज इक्विपमेंट है हम उनका सर अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से यूज करते हैं सर। जैसे सर सबसे सिचुएशन किस तरह की होती है, मतलब कई बार होता है कि सीधा है एकदम, जी सर, कई बार होता है कि वो कर्व है आगे जाकर। जी सर, बच्चा सर मेनली जो बोरवेल में फंसता है वो 2 सिचुएशन में हो सकता है। एक तो सर बच्चा उल्टा हो सकता है, दूसरा सीधा हो सकता है। उसमें भी सर 2 सिचुएशन हो जाती हैं कि बच्चा बीच में फंसा हुआ है या बच्चा जो उसकी तली में फंसा हुआ है। तो सर उसके अकॉर्डिंग हम जो हमारे पास इक्विपमेंट है सर हम उसको यूज कर दें। बेसिकली सर जो बच्चा होता है उससे हम 4 पॉइंट से सर ग्रिप कर सकते हैं सर। फर्स्ट होता है सर आर्मपिट से किसी बच्चे को, जैसे हम बच्चे को गोद में उठाते हैं। दूसरा होता है सर पेल्विक से सर हम उसे उठा सकते हैं। तीसरा होता है सर हमारा ये जो एंकल होते हैं उसके बाद से सर हम बच्चे को उठा सकते हैं। और चौथा होता है सर जिसमें सर हम उसका ग्रोइंग रीजन होता है, जैसे बच्चे को गद्दी पे या साइकिल पे बिठाया जाता है, जैसे पैर में बैठाते हैं। जी सर। इस तरीके से हम बच्चे को 4 जगह से हम जो मेनली ग्रिप कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ कौन सेक्टर बनाने जा रहे हैं? जैसे अभी सर बच्चा बीच में फंसा हुआ है तो इसके सर निकालने के लिए हम ओरिंग का इस्तेमाल करेंगे। ये सर बोरवेल के डाया का हमने एक सिंपल एक ओरिंग बनाया है, एक जो आयरन बार होती है उसे मोल्ड करके सर हमने इसे बनाया है। और इसके साथ में जो आयरन, ये आप स्पॉट पर पहुंचकर कैसा बनाना है ये डिसाइड करते हैं, फिर पहले से बनाता है? ये हमारे पास पहले से भी सर हमारे पास बने हुए हैं। अकॉर्डिंग सिचुएशन सर अगर हमारे पास नहीं है तो हम इसे ऑन द साइड जो कोई भी अगर बेल्डर है उसकी असिस्ट से सर हम इसे बना सकते हैं। अब उसके बाद सर हमें एक इसमें रोप की आवश्यकता होती है। इसमें सर हमने एक रोप लूप बनाया। रोप लूप बनाने के बाद हमने जो आयरन बार है इसको सर हमने इसके जो रोप लूप है उसके ऊपर हमने इसे प्लेस किया है और इसके साथ हम इसे हल्का सा लूज रखते हुए बच्चे के, इससे सर जो हमारा पहले को वाला रीजन है वहाँ पर सर हमसे ग्रिप कराएंगे। ये सर इस तरीके से बोरवेल में इंसर्ट किया जाएगा। ये सर बोरवेल के डाया के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। ये छोटा हुआ है इसमें बोरवेल का। देखिए इस तरह से आप देख रहे हैं कि बोरवेल का जो साइज होता है एक तरह से उसके एंट्री पॉइंट का, उसके साइज का अधिकतर इनके पास होते हैं, जो नहीं होते वहीं पर ऑन ग्राउंड ही उसे बनवा लेते हैं और उसके बाद इस तरह से इसको अंदर डालते हैं। दूसरा टूल है सर हमारे पास अम्ब्रेला टूल। जैसे सर अगर बच्चा बीच में फंसा हुआ है तो ये अम्ब्रेला टूल है, ये इनवर्स अम्ब्रेला की तरह काम करता है सर। हम इसको प्लेस करेंगे सर उसमें सपोर्टिव में। इसे सर ओपन करने के लिए हम इसमें एक धागा ग्रिप कर दें जिससे धागे से हम इसे वहाँ पर ले जाकर ओपन कर सकें। इसमें धागे को सर लूज रखते हुए हम इसे इंसर्ट करेंगे इस तरीके से बोरवेल में।
और कंटिन्यू सीसीटीवी से ऑब्जर्व करते रहेंगे सर। जहां से भी स्थान मिलेगा, जहां से ये बच्चे के नीचे जा सकता हो, वहां से सर हम इसे नीचे प्लेस करेंगे बच्चे के। और इसे बच्चे के नीचे प्लेस करने के बाद सर इसे इस तरीके से बच्चे को ग्रिप किया जाएगा और सीसीटीवी को साथ में ऑब्जर्व करते हुए इस तरीके से सर, ताकि बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शंस तो नहीं है, वो भी दिखता रहे। बच्चे को हो सकता है कि सर हमें अगर दिखाई नहीं देगा तो बच्चा बीच में बोरवेल के साथ घर्षण भी हो सकता है उसका, और हो सकता है कि उसके कोई बॉडी पार्ट कहीं पे फंस जाए, तो चोट भी लग सकती है और कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो तो। उसे कंटिन्यू ऑब्जर्व करते हुए सर हम उसे बाहर निकालेंगे। जैसे ही बोरवेल से सर बच्चा बाहर आता है, सबसे पहले सर हम उसे शॉक के लिए ट्रीट करते हैं। हम उसे सर शॉक के लिए ट्रीट करेंगे, उसका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करेंगे और उसे अगर ऑक्सीजन की आवश्यकता है तो ऑक्सीजन लगाएंगे, और जो भी इनिशियल सर उसे इमोशनल सपोर्ट और जो मेडिकल सपोर्ट की आवश्यकता है वो उसे सर हम तुरंत देंगे और जल्दी से जल्दी इसे हायर मेडिकल एग्जामिनेशन। इस तरह के ऑपरेशंस में आप लोग के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? सबसे बड़ा सर चैलेंज होता है बोरवेल की सिचुएशन सर। बोरवेल में क्या होता है सर, जब ज़्यादा पुराना बोरवेल हो जाता है तो उसमें पेड़ों की रूट्स आ जाती हैं सर, वो हमारे लिए बहुत बड़ा एक ऑब्स्टिकल हो जाता है। साथ ही सर इसमें फॉल बैक, अगर मान लीजिए कोई बोरवेल पुराना है उसमें मिट्टी गिरने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। अगर बच्चा ज़्यादा डेप्थ में है, अगर उसके ऊपर अगर छोटा सा पत्थर भी गिर रहा है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो सकता है। ये सर हमारे लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, तो इसलिए हमें सर बच्चे की सबसे पहले सर सेफ्टी हमें मेंटेन करनी पड़ती है, जिससे उसे किसी तरह का फिजिकल हार्म ना हो, उसे कोई बॉडी इंजरी ना हो। ये सर सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। ये सारे चैलेंजेस होते हैं, लेकिन इक्विपमेंट भी बहुत सारे हैं, लेकिन जो खास बात है वो है एक जवान की हिम्मत, उसकी समझ कि वो उस जगह पर पहुंचकर किस तरह के इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करना है ये भी वो तय करते हैं। अगर मौजूद नहीं है, जैसे ये रिंग है, तो उसको वो उसके हिसाब से बनवा भी लेते हैं। कुल मिलाकर जो बात यह है कि रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ के जवान हर वो कदम उठाने को तैयार रहते हैं जो जरूरी होता है। उनके तन पर भी वर्दी है और वो भी जवान कहलाते हैं, लेकिन वो हथियार नहीं रखते, किसी की जान नहीं लेते और जरूरत पड़ जाए तो सीमाओं के पार जाकर भी मानव की जान बचाते हैं। आपदा में ये जवान भगवान बन जाते हैं। हम बात कर रहे हैं एनडीआरएफ की। इनके काम को हमने बहुत करीब से देखा है, जाना है, लेकिन आज समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एनडीआरएफ के एक जवान की ट्रेनिंग होती है और कैसे उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से इस तरह तैयार कर दिया जाता है कि वो बिना अपनी जान की परवाह किए बस दूसरों की जान बचाने में लगे रहते हैं। वो जवान जिनकी टैगलाइन ही कहती है, आपदा सेवा सदैव सर्वत्र।